हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपके हाई कोर्ट एग्जाम्स के लिए, ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैंने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको दिए गए हैं क्वेश्चन जहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। सिनोनिम में आपको बताना है गार्निश का। तो गार्निश का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, गार्निश का मीनिंग होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना या सुंदर बनाना। तो आप यहाँ पे बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। और रेस्पेक्ट मतलब भी सम्मान करना होता है। ओबे मतलब आज्ञा मानना या कहना मानना, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है एडोन। एडोन मतलब भी क्या होता है? सजाना। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट दिया गया है, अब आपको दिया गया है सिनोनिम बताना है अबेंडन का। अबेंडन मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मीनिंग होता है त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पे जो है बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मतलब होता है माफ़ करना, किसी को माफ़ करना। या जो है इसका एक मीनिंग होता है बहाना। तो नाउन के रूप में जो है बहाना हो जाएगा, जो बहाना मारा जाता है। और माफ़ करना जो है ये वर्ब के रूप में हो जाएगा। और फिर अगला है फोरसेक। फोरसेक मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है त्याग देना। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और बाकी जो है अर्ज का मतलब क्या होता है? किसी बात को जोरदार तरीके से कहना। जोरदार तरीके से कहना, किसी बात को जोरदार तरीके से कहना क्या कहलाता है? अर्ज कहलाता है। रिस्क मतलब खतरा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिया गया है ओडियस। ओडियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, ओडियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घृणात्मक। घृणात्मक। हेटफुल। हेटफुल का मतलब भी घृणात्मक होता है। तो सिनोनिम इसका यही हो जाएगा। बाकी जो है रॉटेन मतलब सड़ा हुआ। रॉट मतलब सड़ना, रॉटेन मतलब सड़ा हुआ। और इनफेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, और इनफेमस इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि बदनाम। और सिक मतलब बीमार। तो यहाँ पे आपका हेटफुल पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है। कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल का विलोम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा? कंट्रोवर्शियल का मीनिंग क्या होता है? विवादास्पद, जो विवाद में हो, यानी कि विवादास्पद। तो यहाँ पे अनसर्टेन दिया गया है। सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ड्यूबियस। तो ड्यूबियस का मीनिंग क्या होता है? संदिग्ध। और फिर दिया गया है अनडिस्प्यूटेड। तो डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादास्पद, और अनडिस्प्यूटेड क्या हो जाएगा? विवाद रहित, जो विवाद रहित हो, जिसमें कोई विवाद ना हो। तो अपोजिट इसका यही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? जिस पर सवाल उठाए जा सकते हो, यानी कि संदिग्ध। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है एंटोनिम बताना है नरिश का। नरिश मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है भरण पोषण करना। भरण पोषण करना। स्टार मतलब क्या होता है? भूखे मरना। भूखे मरना या भूखे रहना, और भूखे मारना भी होता है इसका मतलब। भूखे मरना या मारना। तो यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर, स्टार। बाकी जो है फोस्टर मतलब क्या होता है? तो फोस्टर मतलब पालन पोषण करना। तो ये जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम, पालन पोषण करना। तो ये सिनोनिम हो जाएगा। और इसके अलावा सस्टेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, तो सस्टेन हो जाएगा। और स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है? मजबूत करना।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए हैं एंटोनिम में आपको बताना है एलाइट का। एलाइट मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों एलाइट मीनिंग होता है किसी वाहन से नीचे उतरना, किसी वाहन से नीचे उतरना। तो यहाँ पे बताइए जो है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी वाहन से नीचे उतरना। तो डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क का मतलब क्या होता है, उतरना, उतरना किसी वाहन से। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सिनोनिम हो जाएगा। अपोजिट आपको बताना है एंटोनिम। एम्बार्क मतलब क्या होता है, तो एम्बार्क मतलब हो जाएगा किसी वाहन पर चढ़ना, किसी वाहन पर चढ़ना। तो यही जो है इसका हो जाएगा अपोजिट एम्बार्क। बाकी एम्बाम, एम्बाम मतलब होता है लेप लगाना, लेप लगाना। और अलाइन मतलब क्या होता है, सीधा करना, किसी चीज़ को सीधा करना। अलाइन, अलाइनमेंट आपका इसी से बना होता है, तो सीधा करना जो है हो जाएगा अलाइन मतलब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा एम्बार्क। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द, क्या होगा, फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब तो किराया होता है, तो इससे तो कोई सेंस बनेगा नहीं। फ्लेयर मतलब क्या होता है, फ्लेयर मतलब चिंगारी, और ये भी फ्लेयर है, लेकिन इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है, स्वभाव, किसी का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसको कहते हैं फ्लेयर। फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, या जो है इसका मीनिंग होता है मेला, बहुत अच्छा या बेस्ट हम कह सकते हैं। तो ओनली ब्रेव डिजर्व्स द, यहाँ पे फेयर हो जाएगा, बहादुर लोग ही केवल बेस्ट डिजर्व करते हैं, यानी सबसे अच्छा डिजर्व करते हैं। तो ये जो है एक इडियम है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन नॉट लॉस वट यू डैश हैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट लॉस, तुम खो नहीं सकते हो, व्हाट यू वंस हैड, जो आपके पास एक बार रहा हो। तो एक बार अगर रहा है तो उसको खो भी सकते हैं, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। ऑलवेज, जो आपके पास हमेशा रहा हो तो उसको भी खो सकते हैं। यू कैन नॉट लॉस व्हाट यू नेवर हैड, जो आपके पास कभी नहीं रहा हो तो उसको आप नहीं खो सकते। तो यही जो है यहाँ पे बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो है नेवर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी हैव हैड मतलब जो आपके पास हो, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन नॉट लॉस व्हाट यू नेवर हैड, जो आपके पास कभी नहीं था उसको आप जो है खो नहीं सकते। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी शुड गो, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वी शुड गो अबाउट, वी शुड गो अबाउट। गो अबाउट जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, गो अबाउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, करते रहना, करते रहना। तो वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड, हमें और अच्छा करते रहना चाहिए, देन हार्म, नुकसान की बजाय, हमें नुकसान की बजाय और अच्छा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अबाउट ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, When we got home last evening, we found that the guest, क्या होगा, have arrived, has arriving, is arriving, had arrived। तो दोस्तों यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा, When we got home last evening, जब हम पिछली शाम घर पहुँचे, we found that the guest, हमने पाया कि जो गेस्ट हैं, अब वो जो है have arrived या has arrived या is arriving या had arrived क्या होगा, तो had arrived होगा, वो घर पहुँच चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे had arrived बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा, जब भी पास्ट में दो घटनाएं होती हैं, एक घटना पहले होती है और एक घटना जो है उसके थोड़ी देर बाद होती है। तो जो पहले घटना घटित होती है उसका टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, उसका टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, और जो दूसरी घटना होती है उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग, जब हम घर पहुँचे पिछली शाम, वी फाउंड दैट द गेस्ट, गेस्ट पहले से आ चुके थे, तो गेस्ट जो है आ चुके थे, ये पहली घटना है। ठीक है, और हम घर पहुंचे बाद में, तो जो पहली घटना है वो गेस्ट आ चुके थे, तो ये वाला जो वी फाउंड दैट द गेस्ट, इसको जो है
पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे हैड अराइव्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हैड अराइव्ड। और यहाँ पे जो दूसरी घटना है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग, जब हम पहुँचे, तो पहले गेस्ट आ चुके थे, उसके बाद में हम पहुँचे, तो यहाँ पे जो है ये दूसरी घटना हो जाएगी और ये पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, नियो कोलोनाइलिज्म इज डैश दैट परसिस्ट इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फॉर्मल कोलोनाइजेशन ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड। तो दोस्तों नियो कोलोनाइलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देश पर नियंत्रण रखता है तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। और नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है विकसित देश जब कम विकसित देशों पर नियंत्रण रखते हैं तो उसको कहते हैं नव उपनिवेशवाद। तो यहाँ नव उपनिवेशवाद के बारे में कहा जा रहा है, नियो कोलोनाइलिज्म इज, अब यहाँ पे डैश फिर दिया गया है दैट परसिस्ट, जो बना रहता है, इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ फॉर्मल कोलोनाइजेशन, जो औपचारिक उपनिवेशवाद है उसके नष्ट होने के बाद भी बना रहता है, ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड। कहाँ बना रहता है? ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, मतलब ये तथाकथित जो तीसरी दुनिया है वहाँ बना रहता है। तो यहाँ पे नियो कोलोनाइलिज्म, इसके आगे जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज ए मॉन्स्टर या ए डेविल या शैतान या एन IMP। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। तो नव उपनिवेशवाद एक राक्षस है जो कि बना रहता है किसके नष्ट होने के बाद? जो औपचारिक उपनिवेशवाद है उसके नष्ट होने के बाद भी बना रहता है, ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, तथाकथित तीसरी दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मॉन्स्टर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, क्या सभी ने पहली बस को मिस कर दिया। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? सबसे पहले पैसिव बनाते समय आपको क्या देखना है? टेंस देखना है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है वाज या वर। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो वाज या वर पहले आ जाएगा, और फिर जो है क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो वाज वर जहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द फर्स्ट बस वॉज मिस्ड बाई एवरीबडी, तो ये तो यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे जो है अफर्मेटिव दे दिया गया है। जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है लेकिन स्ट्रक्चर तो अफर्मेटिव का है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और फिर दिया गया है वाज, यहाँ पे वाज पहले आ गया। द फर्स्ट बस, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो है जो वर्ब के बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? मिस, और इसके बाद द फर्स्ट बस, ये ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा। वाज के बाद द फर्स्ट बस, और फिर जो है क्या आएगी? ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड, और फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे वाज वर है नहीं और यहाँ पे हैड दिया गया है, तो इस तरह से इनको एलिमिनेट कर सकते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको फिर से पैसिव वॉइस बताना है। दिया गया है वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे भागने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे विल दिया गया है। विल जो है क्या है? एक मॉडल है, और मॉडल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है? बी लग जाता है, मॉडल प्लस बी। और यहाँ पे विल है तो विल बी होना चाहिए, लेकिन विल नॉट है तो विल नॉट बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा? विल नॉट बी हो जाएगा बस। और बाकी जो है सब कुछ वैसे रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और फिर जो है विल नॉट बी हो जाएगा, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको विल नॉट बी जहाँ पे नहीं है उनको हटा दीजिए। वुड नॉट बी नहीं होगा, आर नॉट नहीं होगा, वर नॉट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अलाउ के बाद देम है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। इधर पहले दे हो जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू रन अवे बाई अस, बाई और सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो सबसे लास्ट में रखते हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो बाई अस जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो दोस्तों यहाँ पे मस्ट भी क्या है? मॉडल है, और मॉडल का मैंने आपको बताया
मॉडल का जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी हो जाता है, मस्ट प्लस बी हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है पैसिव में, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मस्ट बी के बाद, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो मस्ट बी आना चाहिए आपके आंसर में। यहाँ शुड बी दिए गए हैं, यहाँ हैज़ टू बी, यहाँ इज टू बी, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट है पहले आ गया, मस्ट बी, और यहाँ पे रेड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ा जाता है रेड, बाई एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दिया गया है ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। वो जानता था कि उसकी अपनी जो लाइफ है वो अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण है। तो बताइए यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू आ गया है, तो नो जब भी आ जाए आपका, यहाँ पे न्यू है, नो की सेकेंड फॉर्म, तो नो जब भी आ जाए तो उसके लिए आप रूल यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और फिर जो है नो आएगा। अब यहाँ पे न्यू है, सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट या नो की कोई फॉर्म आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है दैट करके दिया गया होगा, और दैट के बाद जो सेंटेंस है वो ऐसे आपको रखना है। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसको जो है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसका पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा, तो इट आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, और यहाँ पे जो है नो का बन जाएगा नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, और फिर नोन के साथ दैट नहीं आएगा, नोन टू हो जाएगा, और फिर जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, और फिर जो है दैट आएगा, और फिर बाकी जो है सेंटेंस ऐसे ही उतार लिया जाएगा। तो ही न्यू दैट, तो यहाँ पे जो है ये टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर आती है। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इट के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, इट वाज, और फिर आना चाहिए नोन, और फिर टू हिम। ठीक है, नोन टू, और फिर सब्जेक्ट, तो हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो इट वाज नोन टू हिम, और फिर आना चाहिए दैट हिज ओन लाइफ हैड बीन अनजस्ट। तो यहाँ पे जो है हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, इसको एज इट इज उतारना है। ठीक है, दैट के बाद वाला जो पोर्शन है इसको एज इट इज यहाँ पे ऐसे उतारना है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इट वॉज नोन बाई हिम, बाई हिम नहीं होगा, इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हैज़ लर्न द आंसर बाई हार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पैसिव बताना है। तो द स्टूडेंट हैज़ लर्न कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हैज़ का क्या हो जाता है, हैज़ या हैव प्लस बीन, ये आएगी हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ये, और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो हैज़ या हैव आना चाहिए, वाज लर्न यहाँ दिया गया है, इज लर्न दिया गया है, बाई द स्टूडेंट वाज लर्न यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द आंसर, ये ऑब्जेक्ट है पहले आ गया, हैज़ बीन लर्न बाई हर्ट बाई द स्टूडेंट। ठीक है, बाई के बाद जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है ये सबसे लास्ट में रखते हैं तो ज़्यादा सही होता है। कभी कभी पहले भी आ जाता है लेकिन ये जो है ज़्यादा सही होता है, बाई द स्टूडेंट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंटर्स। यहाँ पे थ्रोइंग टेंटर्स ये अंडरलाइंड है, और इसमें हो सकता है कोई एरर हो। अगर एरर है तो इसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। टोडलर मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे। द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंटर्स। थ्रोइंग टेंटर्स का मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना, नाराज़गी प्रकट करना। तो द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ, छोटे जो बच्चे जो होते हैं उनकी आदत होती है नाराज़गी प्रकट करने की। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, थ्रोइंग टेंटर्स बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है
इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एब्सेंटेड के नीचे अंडरलाइन है, तो क्या ये यहाँ पे सही है या कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों ही एब्सेंटेड यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसको एक्टिव वॉइस में हम बनाते हैं तो इसके बाद जो है एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ यहाँ पे हम कर सकते थे, तब सही हो जाता। ठीक है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। या फिर हम इसको ऐसे बताएंगे ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ये जो है सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एब्सेंटेड की बजाय यहाँ पे वॉज एब्सेंट होगा, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। तो कंसर्ट मतलब क्या होता है? जो म्यूजिक का प्रोग्राम होता है उसको कंसर्ट कहते हैं। तो म्यूजिक का प्रोग्राम, द कंसर्ट विल स्टार्ट, कंसर्ट स्टार्ट हो जाएगा व्हेन द कंडक्टर कम्स, जब कंडक्टर आएगा। तो दोस्तों कंडक्टर कौन होता है? जो डायरेक्ट करता है म्यूजिशियंस को कि आपको ऐसे प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्हेन द कंडक्टर कम्स, क्या ये सही है? तो दोस्तों व्हेन द कंडक्टर कम्स की बजाय अराइव्स होना ज़्यादा सही होगा। कम का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है वहाँ पे कम का यूज किया जाता है। लेकिन जहाँ पर टाइम की बाउंडेशन हो, विशेष समय पर पहुँचना हो या विशेष तरीके से पहुँचना हो, तो वहाँ पे अराइव सही होता है। तो यहाँ पे जो है व्हेन द कंडक्टर अराइव्स ज़्यादा सही होगा। ठीक है, जब कंडक्टर पहुँचेगा तब म्यूजिक शो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द एयर कंडीशनर हैज़ मेड सीलिंग फैंस ए लिटिल रिडेंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो रिडेंडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, फालतू। तो द एयर कंडीशनर हैज़ मेड सीलिंग फैंस, सीलिंग फैंस को एयर कंडीशनर ने बना दिया है ए लिटिल रिडेंडेंट, थोड़ा रिडेंडेंट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि फालतू बना दिया है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय में। तो क्या यहाँ पे रिडेंडेंट सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे रिडेंडेंट एप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एयर कंडीशनर ने थोड़ा सा फालतू नहीं बना दिया है, इसको थोड़ा कम प्रचलित हो गया है। अभी भी सीलिंग फैंस यूज होते हैं लेकिन थोड़ा कम यूज होते हैं। ठीक है, तो रिडेंडेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा या अतिरिक्त, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? कम प्रचलित, कम प्रचलित। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। तो दुर्लभ तो बना नहीं दिया है एयर कंडीशनर ने सीलिंग फैंस को, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। ऑब्सोलीट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीलिंग फैंस को एयर कंडीशनर ने आज के समय में क्या बना दिया है? कम प्रचलित बना दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज, चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेज। तो दोस्तों अब आपको इडियम या फ्रेज दिया गया होगा जो कि अंडरलाइन करके दिया होगा, तो उसका मीनिंग आपको बताना है कौन सा इसमें से इसका सही एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा। दिया गया है वाई डू यू फाइट साई ऑफ मी। तो दोस्तों फाइट साई ऑफ समवन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, किसी को अवॉइड करना, यानी कि नज़रअंदाज करना। फाइट साई ऑफ समवन, किसी को अवॉइड करना। तो वाई डू यू फाइट साई ऑफ मी, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइट विथ मतलब लड़ाई करना, तो ये तो होगा नहीं। अवॉइड, यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। वाई डू यू फाइट साई ऑफ मी, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं वाई डू यू अवॉइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी एम्बैरेस का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। शाउट एट मतलब किसी के ऊपर चिल्लाना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब दिया गया है दे हैव लैज्ड ऑन टू टूरिज्म एज ए वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो दोस्तों दे हैव लैज्ड ऑन टू, तो ये जो है लैज्ड ऑन टू ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रमोट करना या प्रचार करना, प्रचार करना या बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये फ्रेज है और इसका जो है मीनिंग आपको बताना है। दे हैव लैज्ड ऑन टू टूरिज्म एज ए वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। उन्होंने
प्रचार किया है टूरिज्म का एज ए वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के रास्ते के रूप में, तरीके के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइज्ड ऑन टू, इसकी जगह हम कह सकते हैं प्रमोटेड, उन्होंने प्रमोट किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिस्कवर्ड मतलब खोजा, एक्सपोज मतलब जो है उजागर किया है, एक्सप्लोर मतलब पता लगाया है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे नहीं होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। जब उसने मुझसे रास्ता पूछा कैफेटेरिया का, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा टू फॉलो हिज नोज। फॉलो हिज नोज का मतलब क्या होता है, फॉलो समवन्स नोज का मतलब होता है बिल्कुल सीधे जाना, बिल्कुल नाक की सीधे में जाना, बिल्कुल सीधे जाना। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू फॉलो हिज नोज, टू फाइंड इट बाई हिमसेल्फ, अपने आप पा लेना इसे, तो ये नहीं होगा। टू आस्क समवन एल्स, ये भी नहीं होगा। टू फॉलो मी, ये भी नहीं होगा। टू गो स्ट्रेट अहेड, आगे बिल्कुल सीधे जाना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, सीधे जाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है माई फादर्स डीलिंग आर ओपन एंड एबव बोर्ड। तो दोस्तों एबव बोर्ड ये जो है ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिना किसी सीक्रेट के, बिना किसी सीक्रेट यानी कि बिना किसी रहस्य के। माई फादर्स डीलिंग, मेरे फादर की डीलिंग जो है क्या है, ओपन मतलब खुली हुई है, एंड अबव बोर्ड और बिना किसी सीक्रेट के हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एवरीवन्स लाइकिंग, ये नहीं होगा। मैंडेटरी मतलब जरूरी, ये भी नहीं होगा। विदाउट एनी सीक्रेट, बिना किसी सीक्रेट के, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट ए फीदर इन माई कैप। तो यहाँ पे फीदर इन माई कैप, इसका मीनिंग बताना है। तो दोस्तों फीदर इन समवन्स कैप, इसका मतलब होता है उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके, उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है रिवार्डिंग, तो रिवार्डिंग यहाँ पे नहीं होगा। एंड एक्साइटिंग मोमेंट भी नहीं होगा। एंड अचीवमेंट, एन अचीवमेंट मतलब एक उपलब्धि, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, एन अचीवमेंट। विनिंग द कॉम्पिटिशन वाज क्वाइट ए फीदर इन माई कैप, कंपटीशन को जीतना मेरे लिए क्या था, एक ऐसी उपलब्धि थी जिस पर गर्व किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। दिया गया है सी सैड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब है ये सी सैड टू मी, और ये पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सी सैड टू मी, इसका बन जाएगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। और फिर जो है आएगा दैट, दैट से जोड़ेंगे। और फिर जो है इट हैज़ बीन का हो जाएगा हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग हैवली एंड, यहाँ तक हो जाएगा। फिर यू, यू जो है सेकेंड पर्सन होता है, तो शॉर्टी का आप एक याद रखेंगे SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आ जाता है, और सेकेंड पर्सन में आपका यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे ये सब आ जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ओ से ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, एन से हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो है यू, ये सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ठीक है, तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो यू का बन जाएगा आई, और यहाँ पे कैन नॉट का बन जाएगा कुड नॉट और गो। तो ये जो है पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको ऑप्शन से आप कैसे एलिमिनेट करके कर सकते थे, तो इट हैज़ बीन का आपको पता होना चाहिए कि इट हैड बीन हो जाएगा। तो यहाँ पे इट वॉज दिया गया है, इट हैज़ बीन यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ रेनिंग दिया गया है। तो इस तरह से आप पहला ऑप्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है ये है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। क्वेश्चन वर्ड से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पे कनेक्टर क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है।
तो जॉन सैड टू का बन जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड बन जाएगा, सब में आस्क्ड दिया गया है, जॉन आस्क्ड मी। और फिर आ जाएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। और हैव का आपको पता है हैड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये भी याद रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव बना देते हैं। तो अफर्मेटिव में जो है सब्जेक्ट पहले आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लेकिन अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे आई हैव दिया गया है तो गलत हो जाएगा, होना चाहिए हैव का हो जाता है हैड। और यहाँ आई एम दिया गया है तो यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाद में है, सब्जेक्ट पहले, तो ये जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यही जो है सही हो जाएगा। जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का क्या बन जाता है, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सैड टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो सी सैड, यहाँ पे सी सैड, इसका जो है सी सैड यहाँ पे आ जाएगा, और फिर कनेक्टर यहाँ पे दैट लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव है। और फिर आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एम दिया है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस तो चेंज हो जाएगा, और एम है तो इसका जो है वाज या वर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई है, आई ये जो है फर्स्ट पर्सन है, और किसके अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, सी, सी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब यहाँ पे आई एम टेकिंग है तो सी वॉज होना चाहिए, यहाँ पे विल दिया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वुड दिया गया है, गलत हो जाएगा। सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे जो है माई चिल्ड्रन, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, माई का चेंज हो जाएगा सी के अनुसार, तो ये यहाँ पे हर चिल्ड्रन हो जाएगा। सी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और फिर दिया गया है टू द जू द नेक्स्ट डे, टू द जू टुमारो, टुमारो को क्या बन जाता है, टुमारो को बन जाता है द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। और फिर आगे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ये पोर्शन जो है एज इट इज उतार लिया जाएगा, तो यहाँ पे यही ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन में देखेंगे क्या गलती है, सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, टू द जू। अब यहाँ पे दे दिया गया दैट डे, दैट डे होता है टुडे का, और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, तो इसलिए दैट डे यहाँ पे आ गया। टू सी द बेबी वाइट टाइगर, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दैट डे दिया गया है, और यहाँ पे द चिल्ड्रन दिया गया है, बल्कि यहाँ पे माई चिल्ड्रन का हर चिल्ड्रन होना चाहिए था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सी सैड मदर प्लीज कुक समथिंग नाइस टुडे, उसने कहा माँ से प्लीज कुक समथिंग नाइस टुडे, आज कुछ अच्छा बनाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सैड। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस अगर प्लीज से शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे जो है सी सैड का बन जाता है सी रिक्वेस्टेड। सी टोल्ड यहाँ पे नहीं होगा, सी ऑर्डर्ड, ऑर्डर तो दे नहीं रहे, रिक्वेस्ट कर रही प्लीज कुक समथिंग नाइस टुडे, तो यहाँ पे सी रिक्वेस्टेड हो जाएगा। हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, ठीक है, टुडे का बन जाएगा दैट डे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, सी आस्क्ड हर मदर इफ सी, यहाँ पे इफ आ गया, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड होना चाहिए था आस्क्ड की बजाय, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है जॉन सैड आई शैल बी 21 टुमारो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जॉन सैड, और यहाँ पे अफर्मेटिव है तो दैट आएगा उसके बाद, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो जॉन के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा। और यहाँ पे सैल दिया गया है, सैल का क्या बन जाता है, सैल का आप याद रखेंगे उड बन जाता है, ठीक है। सैल का शुड नहीं बनता है, हमेशा उड बनता है, क्योंकि शुड का अर्थ निकलता है चाहिए, तो इसलिए आप देखेंगे शुड का हमेशा उड बनता है। तो जॉन सैड दैट ही, अब यहाँ पे चाहे वी आए चाहे आई आए कुछ भी आए, यहाँ पे उड ही होगा। जॉन सैड दैट ही वुड बी 21 टुमारो, टुमारो का जो है क्या टुमारो रहेगा, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, टुमारो का होना चाहिए द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो जॉन सैड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे, ये यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में क्या दिक्कत है, जॉन सैड दैट ही शुड बी, ही शुड नहीं होगा। जॉन सैड दैट आई शैल बी नहीं होगा।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।